हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीडेंटल यूट्यूबर। मैं मोहम्मद आरिफ हुसैन, मैं पीएचडी कर रहा हूँ ग्लेशियोलॉजी में आईटी इंदौर से। आज हम मौजूद हैं छोटा सिगरी ग्लेशियर पर, हाई कैंप पर, और आज हमारा लास्ट डे भी एक्सपीडिशन का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन भाई, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हमारा लैब। तो इनसे डिटेल में बात करेंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों इन्होंने ग्लेशियोलॉजी में ही पीएचडी करने को सेलेक्ट किया, या ग्लेशियोलॉजी को क्यों इन्होंने अपने रिसर्च टॉपिक के लिए सेलेक्ट किया। तो वेलकम गुलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, क्योंकि पता है हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर हैं और यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती है। ऑक्सीजन डेंसिटी कम होता है, ठंड होती है, हवाएँ तेज़ होती है, और कंटिन्यूस हम लोग तकरीबन पिछले 10 दिनों से एक्सपीडिशन पर हैं। फिर भी इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को कबूल किया इंटरव्यू के लिए। तो फिर से आपका शुक्रिया गुलाम भाई। तो अपने बारे में पहले बताएं आप। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पर इनवाइट किया बात करने के लिए। इंटरव्यू क्या, नॉर्मल बात ही करेंगे अपन। क्या रहा, कैसा रहा, क्या रहा जर्नी, क्या चैलेंजेस आती हैं ग्लेशियर पे या पहले। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गुलाम हुसैन है। अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ आईटी इंदौर से, डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम सर के अंडर, जिनका मेन है ग्लेशियोलॉजी में, जिनका पीएचडी है, तो उन्हीं के अंडर काम कर रहा हूँ। तो फिलहाल यही है। आप रहने वाले कहाँ के हैं ये बता दें, और आपकी स्टडी कहाँ से हुई है। रहने वाला तो ऐसे मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, बट अपनी जो स्टडी हुई है बचपन से ही बोकारो में, झारखंड में हुई है। स्कूलिंग कंप्लीट वहीं बोकारो में हुई है। उसके बाद मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया, जो कि जमशेदपुर अलकरी पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया। उसके बाद जस्ट निकल कर वहाँ से, बिहार से मैंने बीटेक किया कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार से। फिर वहाँ लास्ट ईयर गेट का एग्ज़ाम दिया, जिसके स्कोर पे मैंने एमटेक ज्वाइन किया आईटी गुवाहाटी में। फिर आईटी गुवाहाटी से निकल कर फिर पता चला सर के अंडर जेआरएफ निकला हुआ है, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया पहले जेआरएफ सर के अंडर, कि क्या काम चल रहा है, कैसा होता है, नहीं होता है। पीएचडी में आने से पहले मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने 8 महीने के बाद जेआरएफ आप कर लें, काम को समझ लें, एक आइडिया लग जाता है कि आप ये जिस बैकग्राउंड में जा रहे हैं वो आपके लिए है या नहीं, आप उसमें सूटेबल है या नहीं, उसमें आप कर पाएंगे या नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीएचडी एक मेरे ख्याल से कोर्स नहीं है, एक जर्नी है, जिसमें काफ़ी हर्डल्स भी देखने मिलते हैं, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से पीएचडी का पी ही है पेशेंस। कई बार आप करते रहेंगे, काम होगा भी नहीं, बट वो आपको लगेगा कुछ हो नहीं रहा, टाइम ज़्यादा, कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें पेशेंस लूज़ नहीं करना है, फिर आप उसमें फ्रस्ट्रेशन वाले जोन में चले जाएंगे। तो इसके लिए पहले आप तैयार हो जाइए, चीज़ें सीख लीजिए, पहले से बाहर से देख लीजिए क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। इसके लिए मैं बोलूँगा ज़्यादा बहुत ज़रूरी है पीएचडी ज्वाइन करने से पहले, काम को समझने के लिए कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरे से हो पाएगा या नहीं। सब इंसान से सब कुछ हो भी नहीं पाता है। किसी का पैशन कुछ अलग होता है, किसी की क्या बोलते हैं कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। माइंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, एप्टीट्यूड अलग अलग होता है लोगों का, अलग अलग तरीके से। तो सब देख के ही इस फील्ड में आना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि पीएचडी में आने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती है। जैसे आपने बताया कि पहले जेआरएफ ज्वाइन कर ले, ताकि अपनी कैपेबिलिटी को पता चल जाए कि क्या हम इस लाइन के लिए सूटेबल है भी या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो मीन्स हमने भी फील किया है कि अगर पीएचडी में इनरोल होने से पहले अगर थोड़ा सा काम कर ले, आइडिया ले ले फील्ड का, तो काफ़ी आसानी रहती है। तब ये बताएं कि आपने सबसे पहले डिसाइड कब किया कि पीएचडी करनी है। क्या आपने जेआरएफ ज्वाइन करने से पहले ये सोचा था कि पीएचडी परस्यू करूँगा, या जेआरएफ में ज्वाइन करने के बाद? क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो जेआरएफ ज्वाइन कर लें, पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था, या फिर ऐसा था कि नहीं जेआरएफ में ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि आगे पीएचडी परस्यू करनी है? अगर इस फील्ड में जब मैं बीटेक कर रहा था उसी समय डिसीजन बन गया था मुझे पीएचडी करना है। उस समय उतना आइडिया नहीं था, लोगों ने बताया, घर वालों ने, कि अच्छा है ये जैसा भी है। तो मैंने इसमें देखा, फिर तैयारी स्टार्ट की। पीएचडी उसी समय से डिसीजन बन गया था मुझे पीएचडी करना है। अगर नहीं होता तो मैं एमटेक करने नहीं जाता, क्योंकि उस समय जैसे बीटेक के समय ही मैंने फॉर्म भरा था जेई का, उस समय उसमें ज्वाइनिंग हो ही गया था, जिसका रिजल्ट भी आ गया। बट कुछ समय बाद फिर जब मैं इधर आ गया मास्टर्स की तरफ, एमटेक की तरफ, कुछ चीज़ें सीखा,
लाइक मॉडलिंग सीखा, वाटर रिसोर्स में कुछ प्रोजेक्ट में काम किया, एमटेक रिमोट सेंसिंग में, तो मुझे मज़ा आने लगा। तो ये जो मज़ा आने लगा तो फिर मुझे इसमें अच्छा लगने लगा। तो मैं बोला कि नहीं, यही इसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ करने में इसमें इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, होता है ना, खुशी मिलने लगा, अच्छा लगने लगा। तो इसलिए फिर जॉब की तरफ से मेरा पूरा ध्यान ही चला गया कि नहीं, जॉब करेंगे, बाद में करेंगे, करना ही है लॉन्ग लास्टिंग तक, तो आखिरी तक जॉब करना ही करना है, वो तो बात का बात ही है, जॉब ही करना आखिरी में। बट ये वाला जर्नी काफ़ी इंजॉय किया मैंने एमटेक में। तो फिर लगा नहीं, हाँ, जो पीएचडी का डिसीजन था वो पक्का है, वो करना ही करना है। अच्छा, हाँ, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान को डिसीज़न लेना सही टाइम पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि सही डिसीजन सही टाइम पर ले लें, क्योंकि पीएचडी एज एन ऑप्शन नहीं है। जैसे इंसान सोचता है कि बीटेक के बाद जॉब नहीं लगा तो एमटेक कर लेते हैं, मीन्स वो एमटेक को कभी कभी ऑप्शन सोचता है कि चलो जॉब नहीं है तो एमटेक ही कर लो और फिर देखेंगे, तैयारी करेंगे। तो पीएचडी में ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। पीएचडी है कि अगर करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगा एमटेक के बाद तो पीएचडी करें। तो पीएचडी एज एन ऑप्शन जॉब के नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फुल डेडिकेशन चाहिए होता है। गुलाम भाई ने बताया कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अब ये बताएं कि वाटर रिसोर्सेज में तो आप थे ही, कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग में तो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फारूक आजम सर के ही अंडर ज्वाइन करना ऐसा पहले से डिसाइडेड था या फिर कोई और भी जगह था, कोई और भी फील्ड, ग्लेशियोलॉजी था? जैसा कि मेरा मास्टर्स एमटेक जो है अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग में जिन गाइड के अंदर था डॉक्टर ऋषिकेश भारती सर, उनका बैकग्राउंड था रिमोट सेंसिंग। तो मैं एमटेक में रिमोट सेंसिंग ही बेस्ड काम किया हूँ, जिसमें लाइक चैनल मॉर्फोलॉजी और जीपीआर भी यूज़ किया हूँ मैं। अच्छा, ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार सब सर्विस इन्वेस्टिगेशन किया हूँ दिस्पाना रिवर का उत्तराखंड में, और एक टाइम सीरीज एनालिसिस भी किया था डिस्चार्ज का। तो वहाँ से एक वाटर रिसोर्स का बैकग्राउंड तो मेरे पास आ गया ये काम में। फिर मैं एमटेक के बाद पहले 6 महीने रेस्ट किया, जो कि मेरा माइंड था कि मुझे पहले 6 महीने आराम करना है, सोचना है क्या करना है नहीं करना है। ऐसी उठ के किसी चीज़ में चला जाऊँ तो फिर वो दिक्कत है, फिर वो परेशान करती हैं चीज़ें। तो इसलिए मैंने 6 महीने रेस्ट लिया। फिर अक्टूबर नवंबर के समय, नवंबर में सर ने IIT इंदौर मैंने देखा JRF के लिए पोस्ट निकाला है ग्लेशियोलॉजी के लिए। और वाटर रिसोर्स की बात करें तो मेन सोर्स ग्लेशियर ही है, सारा इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो भी जहाँ से मेन सोर्स है वाटर का हमारे लिए, मेन सोर्स है ग्लेशियर ही। तो वहाँ मैंने सोचा चलो इधर आकर ट्राई करते हैं क्या काम चल रहा नहीं चल रहा। तो उसके लिए इसमें ग्लेशियर में 2 चीज़ें हैं, या तो आप फील्ड ग्लेशियोलॉजिस्ट, हार्डकोर ग्लेशियोलॉजिस्ट, फील्ड ग्लेशियोलॉजिस्ट बन जाएं, या फिर मॉडलिंग करके मॉडल वगैरह यूज़ करके एनालिसिस वगैरह करें, उससे फिर अपना इंटरप्रेट करें चीज़ें। तो उसके लिए पहले मैंने एक मॉडल सीखा SPHY, जिस पे मैं काम करता हूँ। और एडमिशन से पहले सर ने मुझे फील्ड पर भी लेकर आए थे सर, इस छोटा शिकरी ग्लेशियर पे मैं एडमिशन PhD एडमिशन से पहले भी आया था लास्ट ईयर। तो मुझे उस समय लगा कि नहीं, फील्ड ग्लेशियोलॉजिस्ट बनना काफ़ी टफ है मेरे लिए अभी तक फ़िलहाल। उसकी में काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए, एक्यूमुलेशन जोन वगैरह में जाना पड़ता है, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड वगैरह देख रहे हो उधर, तो उधर में जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। लाइक एक हाई एल्टीट्यूड है और उतना फिटनेस वगैरह भी उतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं ना, तो इस वजह से। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, फील्ड ग्लेशियोलॉजिस्ट तो काफ़ी टफ हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होता है। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ें चुनना उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें आप सक्सेस करने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब फील्ड ग्लेशियोलॉजिस्ट काफ़ी कम लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ तो सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें फिर आपको ऐसा 100% देना होगा। अगर आप दे पा रहे हैं तो ही इधर आइए, नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ और रास्ता चुन लीजिए, कोई भी रास्ता बुरा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने मॉडलिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया और आज मैं मॉडल पे ही बेस्ट काम कर रहा हूँ। यहाँ तक आता हूँ, स्टेक मेजरमेंट वगैरह इतना तक के लिए ठीक है, बट हाई एल्टीट्यूड एक्यूमुलेशन जोन में जाने में मुझे दिक्कत होती है आज भी। पर चाहता हूँ एक बार जाऊँगा ज़रूर। इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि फारूक सर का लैब तो मेनली फील्ड ग्लेशियोलॉजी ही के लिए फेमस है। और फारूक आजम सर फेमस भी हैं इस वजह से ही क्योंकि उनका जो मेन फोकस है फील्ड ग्लेशियोलॉजी ही पर है। उनके सारे पेपर्स भी देखे हैं तो उसमें जो मेन चीज़ है और जो उनका मेन स्ट्रेंथ भी यही है कि उन्होंने फील्ड को कभी नहीं छोड़ा और अब तक वो फील्ड ग्लेशियोलॉजी पर ही फोकस्ड है और उस चीज़ से नहीं डेविएट हुए कभी भी। तो ये अच्छी बात है कि आपका डिसाइडेड है कि मैं मीन्स मॉडलिंग अभी कर रहा हूँ और यहाँ से जाने के बाद अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं फिज़िकल तो कोई मुश्किल नहीं। जब यहाँ तक आ चुके हैं तो यहाँ से ऊपर भी जाना हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है।
ऐसे हर एक फील्ड का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। फील्ड ग्लेशियोलॉजी का अलग है, मॉडलर का अलग है, और जो रिमोट सेंसिंग बेस्ड काम करते हैं उनका अलग है। तो तीनों एक दूसरे से मीन्स सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, और हर एक काम का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और हर एक चीज़ एक दूसरे मीन्स कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम भी जब काम करते हैं कई बार, तो जैसे अभी रिसेंटली एक पेपर आया, तो उसमें हम मास बैलेंस, जो ग्लेशियोलॉजिकल मास बैलेंस को कैलिब्रेट करने के लिए कई बार हमें जो हेल्प लेनी पड़ती है रिमोट सेंसिंग की। जी। तो ये तीनों जो मेन फील्ड्स हैं, जो तीनों अलग अलग जो काम करने का तरीका है, जिसमें फील्ड ग्लेशियोलॉजी, दूसरा है मॉडलिंग और तीसरा है रिमोट सेंसिंग, तो ये तीनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जहाँ पर गैप हो गया तो वहाँ पे पता चला कि एक जगह गैप है, दूसरे से हम हेल्प ले सकते हैं, दूसरी जगह तो तीसरे से हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका क्लियर है, लेकिन इसको फाइनल नहीं बनाना है। मेरी राय है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मॉडलर ही बन के बैठ गए, और अगर अभी हमने ये डिसाइड कर लिया फर्स्ट ईयर में कि मैं मॉडलिंग ही कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा सा फिजिकल मीन्स कोशिश करें टाइम। वही मैं बोला, धीरे धीरे अपने आप ऊपर काम करके हाँ ट्राई करूँगा, तो फिजिकली भी काफ़ी हेल्प हो डेवलप करने का। तो ये चीज़ है, तो बहुत अच्छा। तो एक तो ये बताएं, इस बार मुझे लगता है सबसे लंबा टाइम ग्लेशियर पर बीता है, इस बार क्या एक्सपीरियंस रहा? पिछले साल तो आए थे, मुझे याद है, और इसी टाइम आए थे, काफ़ी कम टाइम के लिए आए थे। इस बार लंबे टाइम के लिए ग्लेशियर पे स्टे किया है, तो इस बार कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइक पिछले बार आया था तो मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था स्टेक्स कैसे मेज़र करते हैं, क्या उसमें मेंशन करना होता है, क्या रिकॉर्ड करना होता है। तो पिछली बार बेसिकली मैं सीखा था चीज़ें, सर कर रहे थे, आप कर रहे थे, मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो मैं चीज़ें सीख रहा था। इस बार जैसे आप लोग एक्यूमुलेशन जोन में चले गए थे, तो मैं 2 दिन, एक बार लेफ़्ट साइड नीचे जाके स्टेक मेजरमेंट किया हूँ, एक बार राइट साइड जाके स्टेक मेजरमेंट किया हूँ, और स्नो फॉक से स्नो वेटनेस और डेंसिटी वगैरह भी नीचे का मेज़र किया हूँ। तो इस बार काम किया हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा। लाइक पिछले बार तो बस पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा, नहीं हो रहा, क्या कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस में हाँ जी, डेटा कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे उसको लिखना पड़ता है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो मेंशन कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर एब्रिविएशन होना चाहिए कि दूसरे भी देख के उसे समझ जाएं कि रोमन में लिखा है तो क्या कहना चाह रहा, रिंग बनाया तो क्या कहना चाह रहा है, या फिर जो मेजरमेंट लेके मैंने रीडिंग लिखी है तो उसका यूनिट क्या है, रेंज क्या है, ये सब मेंशन रखने से चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये सब चीज़ें इस बार मैंने सीखा है, तो इस बार काफ़ी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला है। तो उम्मीद करते हैं आगे से और इंटरेस्ट के साथ मीन्स फील्ड ग्लेशियोलॉजी में पार्टिसिपेशन होगा जी, इंशाल्लाह, होप सो। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, फिर आगे बात होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ठीक है, फिर से ओके, थैंक यू।